पिछले 50 सालों से ईरान पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इतनी पावरफुल आर्मीज होने के बाद, इतनी मजबूत इकोनॉमी होने के बाद कोई भी कंट्री ईरान पर अटैक करके कब्जा नहीं कर पाया? कैसे ईरान ने अपने आसपास के ज्यादातर कंट्रीज में मौजूद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस या विरोधी संगठनों को इस्तेमाल करके प्रॉक्सी वॉर की मदद से अपनी हुकूमत जमाई हुई है। शिया रेवोल्यूशन से डरकर 1980 में इराक ने ईरान पर हमला बोल दिया था। उसका प्लान था कि वो ईरान के खुजिस्तान वाले ऑयल रिज पर कब्जा कर सके और इसके बाद बाकी के ईरान पर धीरे धीरे आगे बढ़े और ईरान में हो रहे शिया रेवोल्यूशन को कुचल दिया जाए। यही ईरान के पास अंदरूनी तौर पर चाइना और रशिया की बैकिंग थी, पर इजराइल की मोसाद का स्पाई नेटवर्क भी बहुत मजबूत है, खासकर ईरान के अंदर। इससे बड़ा ब्लंडर क्या ही हो सकता है कि ईरान की इस एजेंसी का जो हेड था वो खुद मोसाद का एजेंट निकला। नमस्कार दोस्तों, ये है ईरान और पिछले 500 सालों से ये इसी बॉर्डर के साथ दुनिया के नक्शे पर दिखाई दे रहा है और दुनिया की बहुत सी सुपर पावर्स ने समय समय पर ईरान पर कब्जा करने के लिए जंग की है, चाहे वो रोमन्स हो, अरब्स हो, मंगोल्स हो, तुर्क्स हो, रशियंस हो या फिर ब्रिटेन हो। हर सुपर पावर ने कभी न कभी ईरान पर कब्जा करने की सोची है और इसकी एक बड़ी वजह है ईरान की ज्योग्राफिकल पोजीशन। ये एक तरह से पूरे वर्ल्ड के बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड्स पर पड़ता है। ईरान यूरोप, अफ्रीका और एशिया तीनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है और ये 7 कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान है, तो वेस्टर्न साइड पर इराक, टर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान है। इसके साथ साथ ईरान को 3 समुद्रों का भी एक्सेस है। इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी है और साउथ में पर्शियन गोल्फ और गोल्फ ऑफ ओमान। इसी के साथ साउथ साइड में मौजूद है दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट्स में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि पूरी दुनिया की 20 से 22% ऑयल एंड गैस की सप्लाई इसी पॉइंट से होकर गुजरती है। पिछले 50 सालों से ईरान पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि इतनी पावरफुल आर्मीज होने के बाद, इतनी मजबूत इकोनॉमी होने के बाद कोई भी कंट्री ईरान पर अटैक करके कब्जा नहीं कर पाया? इसके साथ ही इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कैसे ईरान ने अपने आसपास के ज्यादातर कंट्रीज में मौजूद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस या विरोधी संगठनों को इस्तेमाल करके प्रॉक्सी वॉर की मदद से अपनी हुकूमत जमाई हुई है। शुरू करते हैं ईरान की ज्योग्राफी से। इसके वेस्टर्न और सदर्न बॉर्डर को कवर किया हुआ है ज़ैग्रोस माउंटेन रेंजेस ने, जो कि ईरान को एक जबरदस्त नेचुरल प्रोटेक्शन देता है, ठीक वैसा जैसा हिमालयाज भारत को चाइना से नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह ईरान के ये माउंटेन वाला रीजन बहुत ही पथरीला है और इस साइड से ईरान को जमीन के जरिए इन्वेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1979 के ईरान के शिया रेवोल्यूशन से डरकर 1980 में इराक ने ईरान पर हमला बोल दिया था। उसका प्लान था कि वो ईरान के खुजिस्तान वाले ऑयल रिज पर कब्जा कर सके और इसके बाद बाकी के ईरान पर धीरे धीरे आगे बढ़े और ईरान में हो रहे शिया रेवोल्यूशन को कुचल दिया जाए। इराक के साथ साथ बाकी अरब देश भी डरे हुए थे कि कहीं ईरानियन रेवोल्यूशन का असर उनके देशों पर ना पड़ जाए, मगर इराकी आर्मी लगभग 2 सालों में बहुत ही कम डिस्टेंस कवर कर पाती है। उन्होंने ज़ैग्रोस की पथरीली पहाड़ियों को क्रॉस करने की बहुत कोशिश की, बट उन्हें कामयाबी नहीं मिली और उल्टा ईरान ने इराकी सेना को पीछे धकेलते हुए इराक के कुछ हिस्सों को कब्जे में ले लिया। लेकिन क्योंकि इराक को अपने सभी शहरों से सप्लाई मिल रही थी, पर वहीं पथरीली पहाड़ियों की वजह से ईरान खुद अपने लिए सप्लाईज का इंतजाम नहीं कर पा रहा था और यही वजह रही कि 8 साल तक चली ये वॉर बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाती है और किसी भी देश के बॉर्डर में 1 इंच भी बदलाव नहीं होता है। 50 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा वेस्ट और लगभग 6 लाख लोगों की जान चली जाती है इस लड़ाई में। इसी तरह ईरान के नॉर्दर्न साइड पर कैस्पियन सी के किनारे मौजूद है एल्बोर्ज माउंटेन्स, जो इसे नॉर्थ से प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ ईरान को इन पहाड़ों से बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलते हैं। ईरान को इनसे अच्छी मात्रा में यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड और जिंक मिलते हैं। इतना ही नहीं, पर्शियन गुल्फ के पास ऑयल और नेचुरल गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स भी डिस्कवर किए गए हैं, जिसके चलते पूरी दुनिया के लगभग 10 से 15% ऑयल एंड गैस रिजर्व सिर्फ ईरान के पास है। इसी के साथ 2500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन 2 समुद्रों को जोड़ती है।
जिसको डिवाइड करता है ईरान का सबसे बड़ा सी पोर्ट बंदर अब्बास। और इसकी खासियत यह है कि ये दुनिया के सबसे बड़े चौक पॉइंट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है और ये पॉइंट बनता है ईरान का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। अगर ईरान अपनी नेवी के जरिए इस पॉइंट को ब्लॉक कर दे तो दुनिया के काफी देशों की इकोनॉमी क्लैश कर जाएगी। इसी पॉइंट से दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई एशिया और यूरोप तक जाती है। और अगर अब कोई ये दोनों माउंटेन रेंजेस और इसकी कोस्ट लाइन क्रॉस करके ईरान के अंदर घुस भी जाए तो उसके सामने दूसरी बड़ी चुनौती होगी ईरान के ये रेगिस्तान, जिन्हें हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस रेगिस्तान का तापमान 2005 में 70 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। ये तो था ईरान का ज्योग्राफिकल एडवांटेज, लेकिन वहीं दूसरे हाथ पे ईरान की मजबूती है इसके प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी। यहाँ लगभग 95% शिया मुस्लिम्स रहते हैं। 1979 के शिया रेवोल्यूशन से पहले ईरान एक लिबरल देश हुआ करता था और इसकी अमेरिका से खासी दोस्ती हुआ करती थी। इवन अमेरिका मिलिट्री जेट्स तक ईरान को सप्लाई करता था। इतना ही नहीं, ईरान के इजराइल के साथ भी बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन थे। यहाँ तक कि ईरान इजराइल को एक यहूदी देश मानने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री था। लेकिन इमाम खुमानी ने आते ही पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आवाज बुलंद कर दी और इजराइल को ईरान का नंबर 1 दुश्मन मान लिया। इजराइल और ईरान के बीच सभी डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए गए। इजराइल जाने वाली सभी फ्लाइट्स रोक दी गई और ईरान में मौजूद इजरायली एम्बेसी को पैलेस्टीनियन एम्बेसी बना दिया गया। इसका असर यह हुआ कि इजराइल के साथ साथ ईरान के रिश्ते अमेरिका से भी खराब होते गए। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि बाकी अरब देश भी खोमैनी से नाराज हो चुके थे। उन्हें डर था कि कहीं शिया रेवोल्यूशन का असर उनके देशों पर भी ना पड़ जाए। बाकी के इन अरब देशों में बादशाह चलती थी और 1980 में इन्हीं सब देशों ने मिलकर सद्दाम हुसैन को ईरान पर हमले के लिए उकसाया था। अब ईरान और उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के बीच पड़ते हैं ये सभी अरब देश, जिससे वो इजराइल पर जमीनी जंग तो नहीं कर सकता है। इसलिए ईरान ने उन सभी मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो एंटी इजराइल थे या यहूदियों के खिलाफ थे, जैसे कि पैलेस्टीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया में फातिमियोन ब्रिगेड, इराक में अल-बद्र और यमन में हुतीज। और इस पूरे नेटवर्क के जरिए ईरान इजराइल के साथ साथ बाकी अरब देशों पर भी प्रेशर बनाए रखता है। इसी के चलते जब गाजा और इजराइल का युद्ध चल रहा था, उधर लेबनान से हिजबुल्ला ने इजराइल पर अटैक कर दिया और यमन में हुतीज ने रेड सी से गुजरने वाले इजरायली और अमेरिकी शिप्स को टारगेट बना डाला। इजराइल के पूरे नाक में दम करने के पीछे एक बड़ा हाथ ईरान का ही है और ईरान की ऐसी ही प्रॉक्सी वॉर स्ट्रेटेजी इसको एक बहुत ही खतरनाक अपोनेंट बनाती है इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए। एनर्जी सप्लाई और ट्रेड की नजर से पूरी दुनिया की दो बहुत इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट्स पर ईरान का स्ट्रेटेजिक कब्जा भी बोला जा सकता है, जो कि ईरान को जमीन पर और पानी में एक पावरफुल लेवरेज देती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाइना वहां जरूर पहुंचता है जहां सामने अमेरिका हो। इसके साथ साथ रशिया भी ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। यहां तक कि हमास लीडर इस्माइल हनैया की किलिंग को रशिया ने पूरी तरह से कंडेम करते हुए बोला कि इजराइल के खिलाफ इस जंग में वो ईरान के साथ है। लेकिन आप सब ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब एडवांटेज है ईरान पर जमीनी जंग के तौर पर, यानी जब बॉर्डर पर ट्रूप्स आमने सामने हो। और इजराइल पर जो ईरान ने रिसेंट हमला किया है उसके बाद इजराइल जबरदस्त पलटवार करेगा, ये भी आप सभी जानते हैं। यहूदियों के बारे में एक कहावत चली आ रही है, यहूदी कभी जंग शुरुआत नहीं करते परंतु किसी भी जंग को खत्म यहूदी ही करते हैं। ये इनका इतिहास रहा है। भले ही ईरान के पास अंदरूनी तौर पर चाइना और रशिया की बैकिंग हो, पर इजराइल की मोसाद का स्पाई नेटवर्क भी बहुत मजबूत है, खासकर ईरान के अंदर। आपको विश्वास नहीं होगा जानकर कि ईरान ने मोसाद के काउंटर करने के लिए एक एंटी मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई थी। और इससे बड़ा ब्लंडर क्या ही हो सकता है कि ईरान की इस एजेंसी का जो हेड था वो खुद मोसाद का एजेंट निकला और उसके साथ साथ 20 मोसाद एजेंट्स और थे इस ईरानियन एजेंसी में। आप सोच सकते हैं मोसाद का लेवल क्या है। और ये बात अभी ईरान के पुराने प्रेसिडेंट अहमदनेजाद ने बताई एक इंटरव्यू में खुद। ये एजेंट्स ईरान से उनके न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चुरा कर ले गए, ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट करा दिया गया और हमास लीडर
हनैया और हिजबुल्ला लीडर नसरुल्लाह को मारने के पीछे भी इजराइल की एजेंसियों का बड़ा हाथ है। हवाई जंग की बात करें तो ईरान इजराइल के सामने थोड़ा कमजोर दिखाई पड़ता है, बाकी तो वक्त बताएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।